नमस्कार। आज हम हमारे अतीत दूसरा प्रकरण आरंभ करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने एक बात देखी थी, कैसे, कब, कहां। इतिहास मात्र 3 प्रश्नों में हम जान सकते हैं। इन 3 प्रश्नों के साथ साथ हमने इतिहास को देखने की चेष्टा की थी। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती है, अवधियां कैसे तय होती है, और हमने एक बात सबसे महत्वपूर्ण तौर पर आरंभ की थी कि अंग्रेज इस देश में आ चुके थे। 16वीं शताब्दी में अंग्रेज इस देश में आ चुके थे। अंग्रेज इस देश में आने के बाद हालांकि व्यापारिक कंपनी के तौर पर भारत में आ चुके थे और व्यापार से साम्राज्य तक उन्होंने किस प्रकार से सफर किया, कंपनी की सत्ता भारत में किस प्रकार से स्थापित हो चुकी, इस संदर्भ में आज हम जानकारी देखने वाले हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की किस प्रकार से सत्ता स्थापित होती है, हम देखते हैं। शुरुआत हमें वो करनी पड़ेगी, वहां से करनी पड़ेगी सन 1707। भारत के इतिहास में ये ईस्वी सन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ईस्वी सन में तत्कालीन भारत का बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु इस कारणवश महत्वपूर्ण है कि उस वक्त औरंगजेब के जैसा एक क्षत्रिय अमल किसी का भी नहीं था। पूरे देश भर में एक ही बादशाह के तौर पर उसकी बादशाहत थी, और जब तक औरंगजेब था तब तक बाकी क्षेत्रीय राज्य कमजोर थे। औरंगजेब के कारण केंद्रीय सत्ता काफी मजबूत थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो चुकी। कई सारे ईस्वी इस प्रकार से आ चुके थे कि उनमें एक 2 साल के भीतर एक से ज्यादा बादशाह यहां पे निर्माण हो चुके थे। और जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है, उसका दूसरा परिणाम यह हो जाता है कि क्षेत्रीय सत्ता मजबूत होना आरंभ हो जाता है। यहां पे भी वही हो चुका था कि ताकतवर क्षेत्रीय रियासतों का निर्माण हो चुका था। हैदराबाद की सत्ता थी, बंगाल की थी, अवध की थी। इसके साथ साथ मराठों की थी। कई सारे राजपूत राजे स्वतंत्र हो चुके थे, और इसके कारण कई सारी क्षेत्रीय राजसत्ताओं का निर्माण इस दौरान हो चुका था। अब जितने ज्यादा मात्रा में क्षेत्रीय रियासतें बढ़ेगी, उतनी ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाएगी। एक सीधा सा सिद्धांत इसमें था। और इसी दौरान हम जो बात देख रहे थे कि अंग्रेजों का इस दौरान आगमन हो चुका था, एक सबसे महत्वपूर्ण असर यह भी हो चुका था कि सन 1761 में जो पानीपत की लड़ाई हो चुकी, हालांकि इसके बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस लड़ाई के कारण जो केंद्रीय सत्ता मजबूत बनने जा रही थी मराठों की दृष्टि से, बाद में वो भी कमजोर हो चुकी थी। और दिल्ली की तरफ कोई भी ऐसा एक बड़ा बादशाह या एक बड़ी केंद्रीय सत्ता वहां पे नहीं थी कि जो अंग्रेजों के गतिरोध को रोक सके। और इसके कारण सन 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई सारे ऐसे कारण अंग्रेजों के राजसत्ता में आने के लिए उत्तरदायी निर्माण हो चुके थे। यदि हम एक महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का रानी एलिजाबेथ ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी थी कि वो भारत में जाकर व्यापार करे। इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड की जितनी भी कंपनियां थी, उन सभी कंपनियों में से एक कंपनी थी ईस्ट
जिसको रानी ने अनुमति दे दी थी इंग्लैंड से कि वो भारत में जाकर व्यापार कर सकती है। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बड़ी खुशी की खबर थी, लेकिन उससे पूर्व जब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती, उससे पहले यूरोप की कई सारी कंपनियां यहां पे आ चुकी थी। सन 1600 में रानी एलिजाबेथ ने यह अधिकार उसको दे दिया था, लेकिन उससे पहले इस देश में पुर्तगाली सन 1498 में फ्रांसीसी, डच, इनका प्रवेश भारत में हो चुका है। इस दौरान यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें होगी तो जो भी यूरोपियन कंपनियां भारत में आना चाहती थी वो व्यापार के लिए आना चाहती थी, क्योंकि ये व्यापारिक कंपनियां थी और उनके दो प्रमुख व्यापारिक उत्पाद थे जिनका वो व्यापार करना चाहते थे। उनमें से एक मसाले के पदार्थ थे और दूसरा रेशम का व्यापार ये कंपनियां करती थी। इनको वाणिज्यिक कंपनी कहा जाता था या मर्सेंटाइल कंपनी कहा जाता था। इन कंपनी साधारणतः प्रतिस्पर्धा से बचने का प्रयास करती थी और प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए वो अपना इलाका बांट लेती थी। लेकिन ये यहां तक इंग्लैंड तक स्थित था, जब भारत में कई सारी कंपनियों का उद्भव हो चुका तो उस वक्त ये कंपनियां एक दूसरे को डुबो देने का पूरी तरह से प्रयास करते थे। वहां से जो भी जहाज आते थे, एक कंपनी दूसरी कंपनी की जहाज तक डुबो देते थे, या फिर उनका जो उत्पाद होता था, माल होता था, उसको आग के हवाले कर देते थे। इससे बचने के लिए ये सभी कंपनियों ने अपने उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए कीलेबंदी की आवश्यकता आ पड़ी और ये कंपनियां अब जगह जगह पे कीलेबंदी करने लगी अपने उत्पाद की। यदि हम इस नक्शे के ऊपर नजर डालेंगे तो हमें एक बात पता चलेगी कि ये यूरोपियन देश, यहाँ पे इंग्लैंड, यहाँ पे पुर्तगाल और यहाँ से सर्वसाधारणतः ये रास्ता उनका होता था कि जो भारत जाते थे। भारत के साथ साथ चीन में भी उस प्रकार से उस वक्त व्यापार चलता था। जब 1498 में वास्को द गामा सबसे पहली बार आ चुका था तो पुर्तगाल से वो निकला और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को उसने चक्कर लगाकर भारत के कालीकत में सबसे पहले आ चुका था। अंग्रेज जब भी इस देश में आ चुके थे तो उनका भी रास्ता वही था, लेकिन वहां से उन्होंने सबसे पहले मुंबई में आ चुके थे। कंपनी बंगाल में व्यापार के लिए शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले फैक्ट्री की स्थापना की भारत में पहली फैक्ट्री सन 1651 हुगली में स्थापित हो चुकी। हुगली नदी के किनारे यानी आज के कलकत्ता में भारत की पहली फैक्ट्री स्थापित हो चुकी। इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह हो चुकी थी कि सन 1696 में औरंगजेब बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दे दिया कि उस अधिकार के तहत या शाही फरमान के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे राज्य में या पूरे देश में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति, यानी बिना शुल्क चुकाए, बिना कर चुकाए, बिना टैक्स चुकाए पूरे भारत में ये कंपनी व्यापार कर सकती। इस अधिकार का दुरुपयोग अंग्रेज अधिकारियों ने करना आरंभ कर दिया। हुआ ये कि ये जो अधिकार मिला था वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, लेकिन ये अधिकार का दुरुपयोग कंपनी के अधिकारी खुद भी व्यापार करते थे और उनके लिए ये अनुमति नहीं थी। लेकिन कंपनी के व्यापारी अपने फायदे के लिए बिना कर चुकाए इस कानून का लाभ लेते थे।
बंगाल का जो नवाब था मुर्शिद कुली खान, इसने विरोध कर दिया और अंग्रेज एवं बंगाल के शासक इनमें टकराव की पहली बार शुरुआत हो चुकी थी। और इसी का परिणाम यह हो चुका कि सन 1757 में प्लासी का युद्ध हो चुका। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच सन 1757 में प्लासी की लड़ाई हो चुकी, प्लासी की जंग हो चुकी। क्या थे प्लासी की लड़ाई के कुछ महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार से थे कि सन 1757 सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के इस बेरोक-टोक व्यापार करने की आदत के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। 30,000 की सेना लेकर उन्होंने आक्रमण कर दिया और उनकी किलाबंदी जो कर दी थी उसको उन्होंने मीर कासिम बाजार पर हमला कर दिया। कंपनी की अपेक्षा यह थी कि जिस प्रकार से औरंगजेब बादशाह के तौर पर हमें व्यापार करने की अनुमति मिल रही है, उसी प्रकार से अभी भी व्यापार की सहूलियत मिल जाए। इस दौरान नवाब की जो मजबूरियां वो इस प्रकार से थी कि काफी बड़ी मात्रा में राजस्व वसूलने में कमी आ रही थी और राजस्व वसूलने में कुछ न कुछ कारण ढूंढते थे और इसके कारण अंग्रेजों के ऊपर कर लगाना, राजस्व इकट्ठा करना काफी आवश्यक हो चुका था। बंगाल की आर्थिक तंगहाली इस दौरान आ चुकी थी और इसी के कारण सिराजुद्दौला ने 30,000 की सेना लेकर नवाब का इस सिराजुद्दौला का कासिम बाजार के ऊपर हमला कर दिया था। कंपनी ने अपनी मदद के लिए, कलकत्ता की कंपनी ने अपनी मदद के लिए मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 5,000 की सेना सिराजुद्दौला के 30,000 की सेना के साथ भिड़ंत हो गई और वही प्लासी की लड़ाई के तौर पर प्रसिद्ध है। इस प्लासी की लड़ाई में हुआ ये कि बिना एक भी खून का बूंद गिराए ये युद्ध संपन्न हो गया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको लालच दे दिया नवाब बनाने का और उस लालच में आकर सिराजुद्दौला के खिलाफ मीर जाफर ने बगावत कर। जैसे युद्ध शुरू हो चुका, अपने पूरी सेना के साथ मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया। परिणाम यह हो गया कि केवल सिराजुद्दौला पकड़ा गया और बाद में अंग्रेजों ने उसको मार दिया। प्लासी की इस लड़ाई में भारत का पूरी तरह से चित्र ही बदल गया। मीर जाफर को बाद में नवाब बनाया गया, लेकिन जैसे उसको नवाब बनाया गया तो उसके बाद जिस प्रकार से कंपनी और अंग्रेजों की अपेक्षाएं बढ़ रही थी, वो अपेक्षाएं मीर जाफर पूरी करना असंभव था। इसके कारण अंग्रेजों ने मीर जाफर को निकाल दिया और उसकी जगह पर राजगद्दी पर मीर कासिम को बिठाया। जिस प्रकार की तकलीफें मीर जाफर के साथ थी, उसी प्रकार की तकलीफें मीर कासिम के साथ भी थी। मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच और एक लड़ाई हो गई सन 1764। ये बक्सर की लड़ाई के तौर पर बड़ी प्रसिद्ध हो चुकी है। इस लड़ाई के परिणाम यह हो गया कि मीर कासिम को अंग्रेजों ने मार दिया और उसकी जगह पे फिर से एक बार मीर जाफर को नवाब बनाया गया। लेकिन इस बार मीर जाफर के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते थे और पहली बार अंग्रेजों ने नवाब के वस्त्र
एक कंपनी के तौर पर बादशाह ने उनको भेज दिया। यानी पहली बार भारत की किसी को, अंग्रेज के, इंग्लैंड की किसी कंपनी को नवाब के पद पर यहाँ पे सत्ताधीश बनाया गया। हालांकि कंपनी इंसान नहीं थी, ये एक संस्था थी और एक संस्था को नवाब के तौर पर यहाँ पे भारत के बादशाह द्वारा घोषित कर दिया और बंगाल का सबसे पहले नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी। यदि हम रॉबर्ट क्लाइव का चित्र और चरित्र देखेंगे तो बड़ा ही अद्भुत है। रॉबर्ट क्लाइव बचपन में लगभग 12-13 साल उम्र थी। उसका काम इंग्लैंड में रहता था, लंदन में रहता था। चोरी करना, डकैती करना, मारपीट करना, झगड़े करना। एक दिन ऐसा ही हो गया, कहीं तो भी चोरी कर दी उसने, और चोरी करने के बाद लोग उसको मारने के लिए आ गए तो वो एक जहाज में छिप गया। वो जहाज भारत की तरफ आ रहा था, वो उस जहाज में बैठ गया था। उस वक्त भारत में आने के लिए लगभग 5 से 6 महीने जहाज के लिए समय लगता था। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनियों को अंग्रेजों की आवश्यकता थी ही भारत में आने के बाद, और वैसे भी रॉबर्ट क्लाइव बड़ा ही बुद्धिमान था। अपने बुद्धि के बदौलत उसने कंपनी में सामान्य सैनिक के तौर पर दाखिल हो चुका था, लेकिन कंपनी का बाद में एक बड़ा अफसर के तौर पर बन चुका था। जब प्लासी की लड़ाई हो चुकी, प्लासी की लड़ाई के वक्त मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को विशेष तौर पर बंगाल में बुलाया गया और रॉबर्ट क्लाइव का अब यहाँ पे प्रमोशन हो गया। रॉबर्ट क्लाइव वहां पे गया और बंगाल एवं मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी का प्रमुख हो रहा। इस दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने काफी बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया। बाद में उनके ऊपर आरोप आ चुका कि लगभग 4 लाख रुपए का उसने गबन किया है, कंपनी का गबन किया है। उसकी पूछताछ हो गई। ये पूछताछ करने के लिए भी रॉबर्ट क्लाइव को दूसरी बार भेज दिया गया। कंपनी के भ्रष्टाचार का आरोप, और जिसके ऊपर आरोप था वो छानबीन करने के लिए भी जो इसको नियुक्त किया था, वो भी खुद रॉबर्ट क्लाइव था। इसमें कुछ भी निष्पन्न नहीं होगा। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के भारत में 2 प्रकार से काम है। पहली बार जब वो आ चुका था 1743 में, तो उस वक्त पूरी तरह से लुच्चा इस प्रकार से उसने ना कंपनी को छोड़ा, ना नवाब को छोड़ा, ना भारतीय जनता को छोड़ा, ना भारतीय व्यापारियों को छोड़ा। हर जगह से उसने पैसे इकट्ठा करने का प्रयास किया और इतना सारा पैसा इकट्ठा करके जब वो इंग्लैंड में चला गया तो वहां पे इंग्लैंड के जो बड़े बड़े सरदार रहते थे, उस सरदारों के बाजू में उसने अपना मकान खरीद लिया। संपत्ति तो मिल गई, लेकिन उसको इज्जत नहीं। इज्जत बहुत कमाने के लिए क्या करना। रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन लोग उनको इज्जत देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव का पूर्व इतिहास इन सब लोगों को पता था। और कंपनी में जो भ्रष्टाचार हो चुका है उसके शुरुआत कहां से, नींव कहां से, वो भी लोग जानते थे। इसके कारण रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर किसी का भी विश्वास नहीं रहा। इस दौरान उसको एक बीमारी ने ग्रस्त किया। उसमें पेट की बीमारी कुछ चल गई। इस बीमारी के कारण वो जोर जोर से चिल्लाता था, लेकिन क्या करे, इंग्लैंड से तो भारत ही अच्छा, ये सोचकर रॉबर्ट क्लाइव फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी में दाखिल हो गया। सन 1767 में भारत में दूसरी बार
इस बार उसका ऐसा बताया जाता है कि उसकी मंशा अच्छी थी, लेकिन भारतीय लोगों को पूर्व इतिहास, पूर्व अनुभव उनका अच्छा नहीं था और इसके कारण उसके ऊपर विश्वास नहीं रखा। इस बार रॉबर्ट क्लाइव को बहुत ही जल्दी इंग्लैंड वापस से जाना पड़ा और इंग्लैंड में जहां पे एक बहुत बड़ा मैंशन उसने खड़ा किया था, कर दिया था, वहीं पे रॉबर्ट क्लाइव ने एक दिन आत्महत्या कर ली। भारत में किस प्रकार से कंपनी का शासन फैलता रहा है, इस दौरान दो प्रकार की संधि भारत में, दो प्रकार की योजनाएं भारत में लाई गई। उनमें से एक जो योजना थी वो थी सहायकारी संधि या सहायता संधि, जिसकी शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, और एक बाद में 1850 के करीब और एक योजना की शुरुआत हो चुकी थी, उसका नाम था लॉर्ड डलहौसी ने उसकी शुरुआत की थी। और इन दोनों नीतियों के कारण भारत में बड़ी मात्रा में कंपनी का शासन फैलता गया। सहायता संधि क्या थी? सहायता संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरुआत की थी और ये जो संधि थी वो केवल भारतीय राजाओं के लिए ही थी, यानी कोई भी भारतीय राजा इस योजना का स्वीकार कर सकता है, बशर्ते उसको जितनी सेना की आवश्यकता है उतनी सेना वो अंग्रेजों से ले सकता है, बशर्ते उस सेना का खर्चा उस राजा को करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी इस संधि के तहत कि अंग्रेजों का एक रेजिडेंट उनके दरबार में नियुक्त करना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजों का रेजिडेंट वहां पे होगा तो जो जो भी धोरणात्मक निर्णय होंगे, युद्धात्मक निर्णय होंगे या सेना के उपयोग के बारे में निर्णय होंगे, उन सभी निर्णयों का रेजिडेंट देखेगा, न कि उसका अधिकार किसी राजा के पास होता था। मान लीजिए कि दो राजाओं ने सहायता संधि का स्वीकार कर दिया, ए और बी दोनों पड़ोसी राज्य, और दोनों को आपस में जमती नहीं है, लेकिन दोनों ने सहायता संधि का स्वीकार कर लिया तो उसका युद्ध का निर्णय वहां के रेजिडेंट करेंगे। और ऐसे परिस्थिति में रेजिडेंट ऐसी परिस्थिति में युद्ध नहीं करा देते, यानी राजा की मर्जी से युद्ध नहीं होता था, बल्कि रेजिडेंट की मर्जी से वहां पे युद्ध होता था। और हालांकि राजाओं की इच्छा के लिए, राजाओं की आवश्यकता के लिए यहाँ पे युद्ध होता ही नहीं था, केवल सेना का खर्चा लेकर राजा के खर्चे से अपनी सेना पोषने का यहाँ पे इस प्रकार से काम चल रहा था। और जब कभी जहां कभी अंग्रेजों को आवश्यकता है वहां पे वो सेना ली जाती थी या उसका इस्तेमाल किया जाता था। भारत में सबसे पहले सहायता संधि का स्वीकार करने वाला जो राज्य था वो था हैदराबाद। हम इसके आगे की जो जानकारी है हमारे दूसरे वीडियो